ओके, अच्छा, अभी तक जो हमने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है? लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वी हैव कवर्ड सो फार। अच्छा, सबसे पहले जो अभी तक हमने जो चीज पढ़ी है ना वो की, वो मैं आपको बताता हूँ। हमने बेसिकली पहली जो चीज फर्क पड़ी वो थी व्हाट इज ए स्ट्रक्ट एंड व्हाट इज ए क्लास। ठीक है, both are ways to define your own data type. ठीक है, but there is a difference between struct and class. Okay, struct के अंदर क्या होता है? बाय डिफॉल्ट हर चीज क्या होती है? पब्लिक होती है। ठीक है, क्लास के अंदर अगर हम देखें तो अभी तक हमने दो एक्सेस मॉडिफायर पढ़े हैं। एक्सेस मॉडिफायर, one is public and one is private. So what was the advantage of class over struct? I mean, the most important part was कि class के अंदर basically हम क्या करते हैं? हम अपनी डेटा टाइप के अंदर ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर कुछ पार्ट होते हैं जिनको हम प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, एंड देन देयर इज ए पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं? फंक्शनैलिटी कहते हैं। फंक्शनैलिटी या इसको बिहेवियर भी कहते हैं। एंड व्हाट डू वी मीन बाय बिहेवियर? कि ये ऑब्जेक्ट किस तरह बिहेव करेगा, उससे हम क्या क्या काम करवा सकते हैं। ओके, ऑलराइट, सो दिस वाज द आइडिया ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। क्या कहते हैं इसको? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ठीक है, एंड दिस वे ऑफ कोडिंग इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन मीन कि आपने आउटसाइड वर्ल्ड को एक ऑब्जेक्ट दिखाया है, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है वो आपको बाहर नहीं दिखानी। ठीक है, और आप क्या करते हैं? आप बेसिकली फंक्शनैलिटी से उसको एसोसिएट करते हैं कि आप इस ऑब्जेक्ट से ये करवा सकते हैं, ये करवा सकते हैं, ये करवा सकते हैं। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ओके, और हमने इस एब्स्ट्रैक्शन को यूज करते हुए बहुत सारी एग्जांपल्स की। हमने सबसे पहले अपनी एग्जांपल कौन सी की थी? कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना? फिर हमने कौन सी की थी? फ्रैक्शन। हमने इसके कैलकुलेटर बनाए थे, है ना? फिर हमने क्या किया था? हाँ, फिर हमने सेट्स भी बनाए थे। और क्या बनाया हमने? हाँ, हमने स्ट्रिंग की लाइब्रेरी बनाई। और क्या बनाया? हाँ, मैट्रिक्स बनाई जी। और क्या बनाया? हाँ, पॉलिनोमियल। ठीक है, जो दो बड़े बड़े काम किए हमने, एक तो हमने टेक्स्ट एडिटर बनाया। ठीक है, ठीक है, टेक्स्ट एडिटर के अंदर भी बहुत सारी चीजें थी। मैं डॉक्यूमेंट की क्लास अलग बनाई थी। ठीक है, तो टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, टेक्स्ट एडिटर इज ए बिग चंक जो हमने किया। अब फिर इस तरह से हमने एक जो काम किया था वो था ह्यूज एंड नंबर क्लास। ठीक है, और इसी एब्स्ट्रैक्शन में हमने एक और भी बड़ा जबरदस्त C++ स्पेसिफिक एक बड़ी जबरदस्त चीज पढ़ी जिसको हमने कहा था ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है, जिसमें हमने देखा C++ के अंदर तकरीबन तमाम के तमाम जो ऑपरेटर्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? वो हमारे बेसिकली फंक्शन होते हैं। ठीक है, राइट। एक बड़ा मजेदार होता है इसी ऑपरेटर ओवरलोडिंग को यूज करते हुए। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल आइडिया व्हिच वी कैन यूज, वी कैन मेक इट मे बी मिड 2 के अंदर मैं बनवाऊं आप लोगों से।
I will going to guide you in the exam कि कैसे बनाना है, which is basically called SMART. Okay, we're going to talk about it in midterm exam. Okay, there will be one question जिसके अंदर हम ये वाला ऑपरेटर ओवरलोड करें, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, वी विल सी कि कैसे बनाना, ठीक है, सो फार सो गुड। तो अभी तक का हमारी ऊप का ये जर्नी है, ठीक है। अच्छा, हमने ऊप की एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी तक नहीं पढ़ी, वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, और वो ये है कि ऊप क्यों जरूरत पड़ी थी। ऊप जरूरत इसलिए पड़ी थी कि हमने आपको जब ऊप की स्टोरी सुनाई थी, जब स्टोरी ऑफ ऊप सुनाई थी, स्टोरी ऑफ ऊप जब बात की थी, तो हमने कहा था भाई जब हम एक प्रोग्राम की बात करते हैं तो प्रोग्राम इज इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स की आपस में इंटरेक्शन, इससे प्रोग्राम्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कहेंगे कि स्टूडेंट और टीचर के दरमियान में इंटरेक्शन होता है, ओके, कैसे, स्टूडेंट टीचर कोर्स इन सब के दरमियान, इन सब की क्लासें होगी ना, अगर मैं यूनिवर्सिटी का एक सिस्टम बनाने जा रहा हूं तो टीचर का एक क्लास होगी, स्टूडेंट की भी एक क्लास होगी, है ना, और कोर्सेज की भी एक क्लास होगी, ये बात समझ रहे हैं, ठीक है, और हम आपस में एसोसिएटेड है, यानी मैं एज ए टीचर आप सब स्टूडेंट के साथ एसोसिएटेड है ना, एसोसिएशन का यहाँ पर मतलब यानी मैं हो गया आप एक ताल्लुक है, हमारा रिलेशनशिप, वो रिलेशन क्या है मैं भी दिखाऊंगा, वो भी हम डिफाइन, ठीक है। और एक्चुअली जो ऊप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ऊप के अंदर ऑब्जेक्ट्स आपस में रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं, ठीक है, जिनसे उनका इंटरेक्शन डिफाइन होता है, ओके। और आज हम 3 या 4 पॉसिबल रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि उनको कैसे प्रोग्राम किया जाता है, ठीक है। कोई मसला हो कहीं पर भी हो मुझे रोक के पूछिएगा, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर इन टर्म्स ऑफ थ्योरी वाला जो पार्ट है ना आपका, जो आपके मिड टर्म एग्जाम है और जो फाइनल एग्जाम है उस पर, ठीक है, एक सवाल पूरा का पूरा इसमें से आना है मिड टर्म और फाइनल में, ठीक है। बट कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपको ये चीजें आनी चाहिए। ऊप जब कहा था ना, ऊप आपको आती ही नहीं, तो एक्चुअली ये सवाल ये चैप्टर के बारे में, ओके। एक्चुअली आपको ऊप पहला सवाल सही करके आपको ऊप आती है, हाँ जी आती है, तो पहले पूछेंगे जी आप अगर कोई टेक्निकल इंटरव्यू पूछ रहे हो तो कहना है ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एट्रीब्यूट जब एक्सेस करने होते हैं तो किसके थ्रू एक्सेस होते हैं। मैं किसी क्लास के अंदर बैठा हूं और मैं उसके एट्रीब्यूट को एक्सेस करना चाहता हूं तो कंपाइलर को पता कैसे चलता है, किसके थ्रू पता लगता है, दिस पॉइंटर के थ्रू पता लगता है, राइट, ठीक है। ये एक हवाला फिर कहते चलो भाई चलो तुम्हें फंडामेंटल्स तो पता है, फिर हम चलते हैं जी ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब हम लेट्स स्टार्ट दिस वेरी ब्यूटीफुली रिटन चैप्टर एंड आई वुड रिकमेंड कि आपको ये चैप्टर पढ़ना चाहिए, ठीक है। बहुत खूबसूरत चैप्टर लिखा है ये वाला चैप्टर, इसमें कुछ चीजें जो कि थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। जी अब्दुल, जोर से बोलो। नहीं समझ आई। अगर उनको नहीं, मैंने सवाल ही पूछा क्लास के अंदर अगर आप मौजूद हैं, ठीक है, तो उसी के एट्रीब्यूट में एक्सेस करने हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है। चलें, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप्स, ओके। देखिए बड़ा ही खूबसूरत चैप्टर लिखा है। आई यूजुअली रीड few paragraphs in this beautiful written chapter, so kindly look at it very, please मैं से बारी बारी रीड करते रहता हूं। Life is full of recurring patterns, relationships and hierarchies between objects. By exploring and understanding these, we can gain insight into how real life objects behave, enhancing our understanding of those objects. For example, बहुत ही प्यारी एग्जांपल दिया है। So मैं ना थोड़ा सा, so let us say
one day you are walking down the street, and please जहां मैं पढ़ रहा हूं उससे आगे अपना पढ़िएगा, ठीक है? And you see a bright yellow object attached to a green shrubby object. Okay? A bright yellow object attached to a green shrubby object. Can you tell me कि ये क्या है? Plant. मैंने अभी तक नाम भी लिया इसका. How did you figure this out? कि ये plant है. Recurring patterns. Okay? आगे बड़ी मजेदार बात करता है वो. You would probably recognize that the bright yellow thing is a flower and the green shrubby thing is a plant, even though you had never seen this particular type of plant before. Okay, you would know that the green things are leaves collecting sunlight. You would know that the flower helps the plant propagate itself. Okay, उसमें बीज होती है उसके. You would also know that if you kill the plant, the flower would die too. Does it make sense? यानी अगर मैं उस प्लांट को नीचे से काट कर दूं, तो you would also say कि यार ये जो इसका फ्लावर है ये भी डाई कर जाएगा, ठीक है ना? कैसे पता लगा आपको? Okay. But how you can know all of this without even encountering a plant of this kind before? You know this because you understand the abstract concept of plant and recognize that this plant is an instantiation of that abstraction. Okay? You know that most plants are composed of leaves and some have flowers. You know that the leaves interact with the sunlight, even if you don't know how exactly. Can you see the power of abstraction? कि तुम्हें नहीं पता कि वो क्या बैक एंड पे ग्रीन कैसे वो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, but you know कि ये इसका ये काम है ना? And that the flower's existence depends on the plant. Okay, because you know all of these things about plants in general, you can infer a lot about this plant as well. Okay, right? Yeah, I would suggest that please read this book. It's really beautifully written book. Okay, especially this chapter. I really love this chapter. किस तरह से इसने define किया गया, ठीक है? अच्छा आगे ना वो कहता है बिल्कुल इसी तरह. Programming is also full of recurring patterns, relationships, and hierarchies. Okay? Particularly when it comes to programming objects. The same patterns that govern real life objects are applicable to programming objects. Okay? By examining these in more details, we can better understand how to improve code reusability and write classes that are more extensible. Okay? अच्छा, पिछली क्लास चैप्टर में हम क्या कर रहे थे? हम कुछ चीजें तो हमने इसके बारे में ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का खुलिया कैसे, ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे खड़ा करते हैं, हमें पढ़ा था. अब हम इनके रिलेशनशिप्स के बारे में बात करें, ठीक है? हम रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करें, ठीक है? ऑलराइट, ये बात आपने खुद पढ़ना है चैप्टर जो मैं सेक्शन छोड़ रहा हूँ, ठीक है? बहुत सारी तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है? हम कुछ अभी पढ़ने लगे, ठीक है? सो आई वोंट रीड दिस बिकॉज हमने आगे एक बड़ी जबरदस्त चीज पढ़नी, ठीक है? चलें, तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जिसके बारे में मैं बात करूंगा, इट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट कंपोजिशन. ओके, एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट कंपोजिशन? So let's try to read it. So in real life, complex objects are often built from smaller, simpler objects. Does it make sense? कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे? कुर्सी अगर है तो उसकी आप लेग्स कह सकते हैं, उसका आर्म रेक्स कह सकते हैं, उसका सोफा कह सकते हैं. कार के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसके व्हील हो गया, उसका इंजन हो गया, उसकी चेयर्स हो गई. There are lots of things in the car. Okay? So for example, a car is built using a metal frame, an engine, some tires, a transmission,
a steering wheel, and a large number of other parts. So a personal computer is also, for example, built from a CPU, a motherboard, memory, hard disk, ठीक है ना, RAM की अलग बात करें, कैशे की अलग बात करें, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है. Even you are also built from smaller parts, ठीक है. You have a head, ठीक है. Some people have brain, ठीक है. Some have legs तो सभी होती है, arms and so on. This process of building complex objects from simpler one is called object composition. Okay, so what is object composition? के छोटे ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर मैं एक बड़ी चीज खड़ी कर रहा हूं. ये बात सुना नहीं? जो छोटे ऑब्जेक्ट्स जिनको मैं मिला रहा हूं उन्हें पार्ट्स कहते हैं, और जो चीज मैं बड़ी बना रहा हूं उसे हम होल कहते हैं. ओके, होल का मतलब WHOL, ठीक है, WHOL, ठीक है. और इसको ना होल पार्ट रिलेशनशिप भी कहते हैं, ठीक है. और इसकी दो इकसाम, ठीक है. ओके, अच्छा, ब्रॉडली स्पीकिंग ऑब्जेक्ट कंपोजिशन मॉडल से हैज अ रिलेशनशिप. ओके, आमतौर पे अगर हम देखें ना तो हम कहेंगे ये देयर इज अ हैज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा कार हैज अ चेयर, कार हैज एन इंजन. ये बात समझ में आ गई, ठीक है. अच्छा, आगे जो बड़ी मजेदार बात करता है ना, ये कंपोजिशन की भी टाइप्स होंगी. ओके, और यहां वो थोड़ा सा अब आपको नॉन ट्रिवियलिटी की तरफ लेके जाएगा. ठीक है, सो प्लीज बी अटेंटिव. ये वो चीज है जो कि बेसिकली मुझे बहुत कंफ्यूज करती थी, ठीक है, अंटिल आई स्टार्टेड टीचिंग. ठीक है, फिर मुझे पता लगा अच्छा ये चीज ऐसे था. ठीक है, तो मुझे लगता है कि वो लोग काफी आम किताबों में भी इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ, और शायद वो पढ़ाते हुए भी हम एक निटी ग्रिटी डिटेल भूल जाते हैं. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट. सो ऑब्जेक्ट कंपोजिशन की दो टाइप्स है. वन टाइप इज कॉल्ड जस्ट ए कंपोजिशन. ओके, ऑब्जेक्ट कंपोजिशन हैज टू टाइप्स. One is called composition. Okay, let's try to understand what is the composition. Okay, so what qualifies as a composition? So what is object composition? Object composition में हम कहते हैं कि there are parts, so has a relationship in general की बात. लेकिन उसके अंदर भी दो अक़साम है. पहली is what is called composition. So what is just composition? So to qualify a composition, an object and a part must have the following relationship. Okay, and what is that relationship? ये चार properties हैं that we will go through together, and let's try to understand कि कुछ examples we're going to go through, and we're going to see कि ये केस किसको qualify करता है. Okay, all right, so let's try to understand. The part is part of the object. Okay, the part यानी जो part होता है is part of the object, which is the whole class. Okay, so the part यानी member, इसको sometimes वो member भी कह देता है. member क्यों? क्योंकि उसका attribute होगा. Okay, can only belong to one object at a time. ये बात समझ रही? यानी वो जो पार्ट है जिसकी बात करूंगा वो एट अ टाइम एक ही होल को बिलोंग कर सकता है. डज इट मेक सेंस? ओके, ऑल राइट. इसी तरह वो आगे बात करता है. अच्छा, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस डाइस की बात, ओके, ये डाइस जो है, और मैं इस क्लासरूम की बात करूं, तो मुझे बताएं ये डाइस जो है इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि क्या वो इस होल का यानी क्लासरूम का इसका पार्ट है और फिर कहीं और नहीं है. Does it make sense? Does it make sense? Okay, so ये प्रॉपर्टी तो होल्ड करती है. ये बात समझ आ गई?
Everybody understand and you agree with this? Okay, all right. मैं आपसे अब सवाल करता हूं और सवाल ये है, let's say मैं एक रिलेशनशिप बना, उसका नाम है सिटीजनशिप। ओके, सिटीजनशिप जो होती है वो क्या पार्ट होल्डर रिलेशनशिप हो सकती है? जी, जो चले मैं ये कहता हूं कि टीचर जो होता है, देखिए मैं स्टूडेंट की एग्जांपल, व्हाट अबाउट स्टूडेंट एंड यूनिवर्सिटी? क्या ये कॉम्पोजिशन रिलेशनशिप है? यस, इट इज द कॉम्पोजिशन रिलेशनशिप। व्हाई? क्योंकि यू बिलोंग टू वन यूनिवर्सिटी। ओके, ये बात समझ आ गई? ये तुम्हारा जो इंस्टेंस बना होगा एज ए बैचलर स्टूडेंट का, वो किसी एक यूनिवर्सिटी में बना होगा। ओके, डज इट मेक सेंस? ओके, ऑलराइट जी। अच्छा, अब एक बड़ी ही जरूरी बात वो ये, और वो ये है, ये बहुत से मेरी बात सुनो, the part has its existence managed by the object। यानी उस ऑब्जेक्ट की जो कि पार्ट है वो कौन क्रिएट करेगा? वो होल क्रिएट करेगा। डज इट मेक सेंस? ये सब कुछ समझ आ गया बात? ठीक है, यानी कि जो क्रिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके, वो बिगर ऑब्जेक्ट की है। ओके, डज इट मेक सेंस? ऑलराइट। और एक बात याद रखें, तो बेसिकली हमने एक ही चीज पढ़ी, वो ये कि देयर इज अ पार्ट होल रिलेशनशिप। सेकंड बात कि वन पार्ट विल बिलोंग टू ओनली वन। ओके, डज इट मेक सेंस? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जो ऑब्जेक्ट की क्रिएशन है, पार्ट की जो क्रिएशन है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? हाँ, वो होल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एक और बड़ी जरूरी बात, और ये बहुत जरूरी, द पार्ट डज नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द होल। यानी पार्ट को नहीं पता कि वो किसका पार्ट है। ये बात सुना? लेकिन ऑफ कोर्स जो बिगर ऑब्जेक्ट है उसको पता है कि मेरा ये वाला पार्ट, मेरा ये वाला पार्ट। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है जी। जी, फॉर एग्जाम्पल, मैं, आपको याद होगा हमने सबसे पहली एग्जांपल कौन बनाई थी? हमने टाइम की एग्जांपल ही बनाई थी। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो ये आपको याद होगा, हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की भी क्लास बनाई थी, हमने टाइम की भी क्लास बनाई थी। ठीक है, अच्छा मुझे बताया टाइम के अंदर एट्रीब्यूट्स थे, कौन से एट्रीब्यूट्स थे? सेकंड था, मिनट था और आवर था, ऐसे ही था ना? मुझे बताया कि सेकंड के एट्रीब्यूट को पता था कि वो किसका पार्ट? नहीं पता। यानी इंटीजर को पता होगा वो किसका पार्ट? नहीं पता वो, क्योंकि वो इंटीजर टाइप है, उसे नहीं पता कि वो किसका हिस्सा है। उसको ये पता मैं एक इंट हूं, बस मुझे ये काम करने हैं, दैट्स इट। मुझे जो ऑर्डर मिलेगा ऊपर से मैं परफॉर्म करूं। ये सबको समझ में आ गई बात? हमने जो इवन कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास बनाई है उसमें भी यही हालत, उसके अंदर जो भी पार्ट्स हैं उसके, उनको नहीं पता कि वो किसके हिस्से है। ये सबको समझ में आ गई बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ओके जी। जो पार्ट की एग्जिस्टेंस है वो पार्ट की एग्जिस्टेंस will be defined by the whole, okay, the bigger class, the container class। okay, क्या मतलब?
यू आर राइट इन दैट सेंस के जो अच्छा यस वो इनकम्प्लीट है, दैट्स फाइन, बट द थिंग इज कि आई कंप्लीटली एग्री कि पार्ट्स मिलकर एक होल बनाते हैं, एक कंटेनर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। और अगर मैं पार्ट्स को खत्म करना शुरू करूं तो वो कुछ पता नहीं वो रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन मैं ये बात बड़ी जरूरी है कि अगर कंटेनर को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा तो अंदर की चीज डिस्ट्रॉय होगी, दैट्स व्हाट कंपोजिशन मीन। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि अगर कोई यूनिवर्सिटी है वो उसको एचईसी डिसअप्रूव कर देती है कि ये यूनिवर्सिटी अब नहीं है, ओके, तो जो उसके साथ एसोसिएटेड उसके स्टूडेंट है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए, डज इट मेक सेंस। लेकिन अगर एक स्टूडेंट खत्म हो जाता है, ठीक है, उसको फॉर सम रीजंस वो अपने आप को स्टूडेंट नहीं कहलाता, तो यूनिवर्सिटी फिर भी रहेगी, डज इट मेक सेंस। लेकिन यू आर राइट, अगर कोई भी स्टूडेंट ना रहता फिर मैं पता नहीं क्या कहेंगे, ठीक है, बट यू आर राइट, बट सम पार्ट्स इफ दे आर नॉट देयर दैट उसको फर्क नहीं पड़ता, ये बात सुना, ठीक है। जब मैं बात पता क्या, यहां पर जब हम बात करेंगे ना कॉम्पोजिशन की, जब हम बात करते हैं तो हम एक जनरलाइज पैटर्न पर, ओके, यू कैन फाइंड सम स्पेशल केसेस के भाई अगर मैं कार कहता हूं जिसके अंदर इंजन है ही नहीं, इसमें कुर्सियां भी नहीं है, तो ये क्या होगा, फिर तो कार तो नहीं कहेंगे, कुछ और ही कहेंगे, ठीक है। उसके आगे मैं गधा रेड़ा लगा देता हूं तो मैं कार थोड़ी कहूंगा, मैं इस तरह की चीजें तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, ठीक है जी। सबका ट्रू होना जरूरी है, सबका ट्रू होना जरूरी है, ओके, सबका ट्रू होना जरूरी है, ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ओके। और अभी आपके दिमाग की ना थोड़ी चूलें हिलेंगी, ठीक है, लेट्स सी, क्योंकि अभी कुछ आने वाला है, उससे पहले मैं अगला पार्ट डिफाइन कर, सो लेट्स डू सम एग्जांपल्स। ए गुड रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ कंपोजिशन इज पर्सन्स बॉडी एंड ए हार्ट, ठीक है, हार्ट बिलोंग्स टू वन पर्सन, अनलेस के ट्रांसप्लांट हो रहा हो, फिर ये भी कहना शुरू कर देंगे लोग, लेकिन अभी लेट्स नॉट टॉक अबाउट दोस केसेस, ठीक है। आपकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपको ही बिलोंग करते हैं, ठीक है, अनलेस कि आप किसी को हार्ट दे दें, ठीक है। अच्छा जी, composition relationships are part whole relationship where the part must constitute part of the whole object, okay, मोहित सही तरह बैठो, ओके। एक और बड़ी जरूरी बात है, we also call unidirectional relationship। यूनिडायरेक्शनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है, क्योंकि वन साइडेड है, क्योंकि आपको so बेसिकली अगर आप देखें तो कंटेनर क्लास को पार्ट का पता होता है, बट पार्ट को जो कंटेनर क्लास है उसके बारे में नहीं पता होता। ये सबको समझ में आ गई बात यार, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है, एंड आई विल बी वेरी फ्यूरियस। यहां पर आके बैठो, यहां आके बैठो, आपको कह रहा हूं मैं, उठे यहां से, और आई थिंक ये सेंटेंस जो उसने लिखा हुआ है यही बता रहा है, ठीक है। Note that the composition has nothing to say about the transferability of parts, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चेयर की बात करूं तो चेयर भी कंपोज ही हुई है, हम यही बात करते हैं ना, लेकिन चेयर को मैं यहाँ से उठा कहीं लेके जा सकता हूँ, है ना, लेकिन ये बात तो है ना कि एक ही पार्ट में, एक ही कंटेनर में वो बिलोंग करे, ये नहीं होगा एक एट ए टाइम एक चेयर यहाँ भी पड़ी हुई है वही चेयर वहां भी पड़ी, ये बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त एग्जांपल दी है जिसका नाम है फ्रैक्शन। आर यू ऑल रिमेंबर, हमने ये पहले किया हुआ, ठीक है, ठीक है। सो ये फ्रैक्शन क्लास है, और इस फ्रैक्शन क्लास में क्या कंटेन हुआ, क्या उसका पार्ट, इंट न्यूमरेटर और इंट डिनोमिनेटर,
ओके ठीक है। अच्छा ये ना एक बड़ी जबरदस्त किस्म की कन्वेंशन यूज की हुई है जो इस मैं इस बुक में देखी जो बड़ी मुझे अच्छी लगी थी। वो कि जब भी वो क्लास के एट्रीब्यूट की बात करता है ना तो उसके साथ वो m अंडरस्कोर लगाता है। ये आपको इस बुक के अंदर मिलेगी कन्वेंशन में, वेरी नाइस कन्वेंशन, ठीक है। और जो भी उसके रिस्पेक्टिव यहाँ पे वो पैरामीटर पास करेगा वो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा एक मिनट, अगर आप देखें तो यहाँ पे ये क्या मेंबर इनिशियलाइजेशन हुई है ना, मेंबर इनिशियलाइजेशन हुई है। आप देख सकते हैं कि ये फ्रैक्शन क्लास एक कंटेनर क्लास है, एक होल क्लास है, ओके। और जो पार्ट्स हैं वो कौन क्रिएट कर रहा है, कौन क्रिएट कर रहा है, फ्रैक्शन क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा है। डज इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस, ठीक है। सो जो हमारी तमाम वो प्रॉपर्टीज थी वो भी फुलफिल होती हैं। क्या न्यूमरेटर को m अंडरस्कोर न्यूमरेटर को पता होगा कि वो किस ऑब्जेक्ट का पार्ट है? नहीं पता होगा। ये बात सुना, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ओके, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ओके। चलें जी, ऑलराइट, यहां पर एक बड़ी मजे की इसने एग्जांपल दी है, लेट्स डू दैट एग्जांपल। ये एग्जांपल इसका नाम है पॉइंट 2D, ठीक है। पॉइंट 2D का मतलब है 2 डायमेंशनल पॉइंट है, और 2 डायमेंशनल पॉइंट में क्या होगा, एक x होगा और एक y होगा, ठीक है। तो उसको वो m अंडरस्कोर x अंडरस्कोर y कर देता है, और ये एक कंस्ट्रक्टर है डिफॉल्ट जिसको वो 0 0 से इनिशियलाइज करता है मेंबर इनिशियलाइजेशन के थ्रू, ठीक है। और एक उसने स्पेसिफिक कंस्ट्रक्टर भी बनाया है जिसको पैरामीटर अगर पास करें तो वो करता है m अंडरस्कोर x को x असाइन कर देता है और m अंडरस्कोर y को y असाइन कर देता है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस सिंटैक्स, ओके। उसके बाद वो एक फ्रेंड फंक्शन बनाता है जिसकी रिटर्न टाइप ओ स्ट्रीम m% है, ठीक है। यहां पे इसने std कॉलन कॉलन लिखा, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट दिस मीन। क्या अगर वो आप यूजिंग नेमस्पेस std ना लिखें तो फिर आपको ये बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये नहीं लिखते, हम यहाँ पे ये ठीक है। और यहाँ पर इसने ये पैरामीटर पास किया और यहाँ पे क्या किया, ये इसने एक पैरामीटर बाय रेफरेंस ले लिया, कॉन्स्ट लगा दिया। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड दिस, और यहाँ पे ये डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। ऑलराइट, आई होप आपको सब कुछ याद होगा। हम यहाँ पे ये पैरामीटर रिसीव नहीं करते थे, है ना। हम यहाँ पे इसको एम्परसेंड छोड़ देते थे, यहाँ पर हम क्या यूज कर लेते थे, सी आउट यूज कर लेते थे, ठीक है, बिकॉज इट्स अ ग्लोबल वेरिएबल, ओके। लेकिन ऑफ कोर्स अगर ये फाइल स्ट्रीम रीडर होता तो फिर तो हमें लेना पड़ता, ओके। ऑलराइट, फिर इसी तरह एक सेटर है जो कि ये जाके सेट करता है, ठीक है। सो ये एक एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, वो एक और क्लास बनाता है जिसका नाम होता है क्रिएचर, ओके। और क्रिएचर में क्या है, क्रिएचर में सो व्हाट क्रिएचर, वो कहता है कि एक तो उसके अंदर एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब क्या है, उसमें उसका नाम है, उसकी जगह नाम क्या है, और एक उसकी लोकेशन है। अच्छा मुझे कोई जवाब दे, क्या इस स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को पता है कि वो किस क्रिएचर का भी बिलोंग करता है, नहीं पता। क्या इस m अंडरस्कोर लोकेशन को पता है कि ये किस ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है, नहीं पता। लेकिन ऑफ कोर्स जो क्रिएचर का ऑब्जेक्ट होगा उसको पता होगा मेरे अंदर एक नाम है और मेरे अंदर एक लोकेशन, ठीक है। और एक और बात कि जैसे ही क्रिएचर का ऑब्जेक्ट बनता है मैं यहाँ पे क्रिएशन करता हूँ, ये सबको समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इस m अंडरस्कोर नेम और m अंडरस्कोर लोकेशन दोनों को क्रिएट कौन करता है, यहाँ पर पैरामीटर पास हुए हैं और वो बाय रेफरेंस पास हुआ है और यहाँ पे उनकी असाइनमेंट होगी, ठीक है। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड दिस। ये क्या कॉल हुआ होगा, ये क्या कॉल हुआ होगा, सॉरी किसका, स्ट्रिंग क्लास, कौन बोला है, शाबाश, ये है स्ट्रिंग क्लास m अंडरस्कोर नेम का कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। और यहाँ क्या हुआ होगा, यहाँ पर m अंडरस्कोर लोकेशन का कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर तो हमने बनाया नहीं है, तो डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा जो कि शैलो कॉपी करेगा एंड इट विल वर्क। व्हाई इट विल वर्क, क्योंकि उसमें जो डेटा पड़ा हुआ है वो अगर शैलो कॉपी हो गया तो फर्क नहीं पड़ता, क्वांटम नहीं, ठीक हो गया। उसके बाद अगेन इसने भी फ्रेंड फंक्शन बनाया हुआ है जो क्या करता है, जो कि यहाँ पर सी आउट
क्रिएचर डॉट एम नेम कर देता है और यहाँ पे क्रिएचर डॉट एम लोकेशन कर देता है। कैन यू टेल मी ये लाइन कैसे एग्जीक्यूट होगी? साथ नहीं, कोई और बताए। बेटा आपका नाम क्या? हाँ जी, वासे बेटा बताएं, इस लाइन पे क्या कॉल हो रहा होगा मुझे बताएं। सॉरी, स्ट्रिंग का क्या वो प्रिंट होगा ना। स्ट्रिंग क्लास तो स्ट्रिंग क्लास है ना, तो एक्चुअली स्ट्रिंग क्लास में ओवरलोड हुआ हुआ ये वाला ऑपरेटर कॉल होगा। ये बात समझ? और इधर क्या होगा? इधर भी स्ट्रिंग क्लास का ही कॉल होगा और इधर क्या कॉल होगा? इधर कौन सा फंक्शन कॉल होगा जो हमने लोकेशन के लिए बनाया ये वाला? डज इट मेक सेंस? ठीक है, शाबाश। और फिर एक और फंक्शन इसने बनाया है, इसका नाम रखा है मूव टू, जिसको एक्स और वाई पास होते हैं और वो एम लोकेशन डॉट सेट पॉइंट को एक्स वाई पास करता है। ठीक है, और से करस्पॉन्डिंग वो मूवमेंट कर देता है। और आप एक छोटा सा मेन बना लेते हैं और मेन में देखिए क्या करता है। मेन में वो एक एंटर द नेम ऑफ द क्रिएचर लेता है, स्ट्रिंग नेम बनाता है और यहाँ पे एसटीडी कोलन कोलन क्यों लिख रहा है? क्योंकि यूजर नेम पे एसटीडी लिखा हुआ, क्रिएचर का नेम सीन करवाया और एक क्रिएचर को बाय डिफॉल्ट एक लोकेशन असाइन कर। कौन सी? 4 और 7। ये क्या पास हो रहा है बताएं? हाँ, ये लोकेशन, ये यहाँ पर क्या पास होगा? क्योंकि रिसीविंग एंड पे तो ये लिखा हुआ है, रिसीविंग एंड पे अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है एम लोकेशन, ये तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मैंने तो ये ऑब्जेक्ट नहीं भेजा, लेकिन यहां पर तो मैंने ये भेजा हुआ है, ये क्या करेगा? हाँ, मैंने तो यहां पे नहीं भेजा, तो ये क्या करेगा? जी, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और कंस्ट्रक्टर इसलिए कॉल होगा क्योंकि यहां पे एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है जिसको ये दोनों पैरामीटर पास होते हैं। डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। सही है, तो और वो उसकी जो कॉपी होगी वो बाय रेफरेंस पास होगी। ठीक है, और उस कॉपी की एक कॉपी यहां पे एम अंडरस्कोर लोकेशन को असाइन हो जाएगी। ठीक है, डज इट मेक सेंस? जी साहब, अगर मैं यहां से कॉन्स हटा दूं तो क्या होगा? मेरा ख्याल है नहीं चलेगा। ठीक है, चेक करके देखिएगा, मेरे ख्याल में नहीं चलेगा। ठीक है, गुड क्वेश्चन, मुझे नहीं पता। टीएस आपने ना ये वेरीफाई करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये वॉइल ट्रू का एक फंक्शन लिखता है और ये कहता है हाँ जी बताएं, सी आउट करता है क्रिएचर को। ये क्या करेगा? ये क्या कौन सा फंक्शन कॉल कर रहा है जुर्मान? हाँ जी बताएं, या जोर से बोलो। हाँ हाँ जी, उसका अगर नाम नहीं है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर खुद डिसाइड करता है। ठीक है, इस तरह की चीजें वो खुद डिफाइन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रिटर्न 1 कर दूं, है ना, आमतौर पर तो हम रिजल्ट बना के रिटर्न कर रहे होते हैं ना, तो रिटर्न 1 करें तो ऑटोमेटिकली बैकएंड पे एक वेरिएबल बनता है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी एक वेरिएबल बनेगा। हम कोई चेंज करने की कोशिश करें, हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, यही सवाल उसने भी किया था साथ है, हम उसे एक्सेस वहां पे उसके उस जिस फंक्शन को हमने पास किया वहां पर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बाय रेफरेंस गया हुआ, लेकिन मेरे ख्याल में ये दिस इज अ रीड ओनली ऑब्जेक्ट। ठीक है, चेक एट दैट, मुझे नहीं, ये मैंने टेस्ट नहीं किया। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये हमने ये इस लाइन पे क्या 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 कॉल हो रहा है? सी आउट क्रिएचर किया, और क्रिएचर का मैंने ये ऑपरेटर ओवरलोड, यस हमने ऑपरेटर ओवरलोड किया था, तो ये डिस्प्ले कर देगा। क्या डिस्प्ले करेगा? क्रिएचर का नाम जो भी मैंने सीन करवाया। ठीक है, और मैंने सीन करवाया है, हमने करवाया मार्विन उसका नाम। ठीक है, और फिर हम उससे एक्स लोकेशन ले लेते हैं, हम चेक करते हैं अगर एक्स लोकेशन उसने जो सीन करवाई है,
ठीक है, वो कहीं -1 तो नहीं है, अगर -1 नहीं है, अगर है तो ब्रेक कर दो, ठीक है। और फिर इसी तरह हम y लोकेशन भी सीन करवा लेते हैं, ठीक है, और हम कहते हैं कि वो क्या वो -1 तो नहीं है, अगर -1 है तो ब्रेक कर दो, वरना क्रिएचर को उस जगह पे ले, ठीक है। डज इट मेक सेंस? तो ये क्या करेगा, ये कहेगा हाँ जी एंटर ए नेम फॉर योर क्रिएचर, मैंने ये इनपुट किया, हमने मान की इनिशियल लोकेशन 47 आ गई, और फिर हमने कहा कि अच्छा जी एक्स लोकेशन बताओ, 6 बताई, 12 बताई, तो हमने कहा जी, और दोबारा लूप चलेगा और कहेगा मारवन इज एट दिस, ठीक है। फिर 32 बताया तो कहेगा वो 32 पे आ गया, और फिर उसने -1 किया तो वो ब्रेक हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ऑलराइट। सो ये देखिए, ये छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ए कॉम्पोजिशन में डेफर क्रिएशन ऑफ सम पार्ट्स अंटिल दे आर क्रिएटेड, यानी वो कुछ पार्ट को कह सकता कि मेरा पार्ट है, लेकिन मैं अभी मैं इसको डिक्लेयर नहीं करता, मैं बाद में बना लूंगा। ये सब कुछ समझ में आई बात? हमने अक्सर ये चीज यूज की हुई है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आमतौर पे हमने कोई किसी क्लास में कोई पॉइंटर रखा हुआ है ना, हमने नल पीटीआर से इनिशियलाइज करवा दिया, जैसे स्ट्रिंग की क्लास। अब स्ट्रिंग की क्लास में अभी तक मैंने कोई उसको स्ट्रिंग की, तो हम क्या करेंगे, उसका के पॉइंटर को नल पीटीआर से इनिशियलाइज करवा दें। अब अगर मैंने उसको स्ट्रिंग असाइन करनी है तो मैं सेट फंक्शन कॉल करूंगा, मैं कहूंगा चलो अब इसको डिक्लेयर कर देते हैं। ये सब समझ में आ गया बना, तो जाके मैंने हीप पर मेमोरी बनाऊंगा, ठीक है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, जैसे ह्यूज इंटीजर की क्लास बनाई थी, उसमें मैंने जब बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तो वो क्या करता है, उसके अंदर जो डीज डिजिट्स हैं उनको वो नल पीटीआर असाइन कर देता है। ये बात सुने? सो जो ह्यूज इंटीजर की क्लास के अंदर डिजिट्स हैं वो कंपोज हुए हैं या नहीं, पोज नहीं, वो एक ह्यूज इंटीजर के जो नंबर्स होते हैं वो उसी के अंदर होते हैं, वो किसी और ह्यूज इंटीजर में नहीं आएंगे। डज इट मेक सेंस? ठीक है जी साहब। जी जी जी, मैं भी आपको बताऊंगा कि इसके डिफरेंट वेरिएंट्स भी हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉइंटर पढ़ाओ और उसने वो मेमोरी एलोकेट की है और वो हीप पर मेमोरी एलोकेट की है, और लेकिन वो है किसी एक के पास, ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि वो जो ऑब्जेक्ट मैंने जो अंदर एट्रीब्यूट्स बनाए हैं वो मेमोरी जो हो वो उसी फिजिकली भी उस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद हो, वो हीप पर पड़ी हुई हो सकती है, लेकिन वो किसी एक को बिलोंग करेगी। ऐसा कुछ समझ में आया बात मैंने क्या बात की? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटी का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट पड़े होंगे, लेकिन मैंने उसमें स्टैटिक अरे नहीं बनाई होगी, डायनामिक अरे होगी, है ना। डायनामिक अरे बनाने का फायदा क्या है, मुझे सिर्फ एक पॉइंटर सेव करना है और उसके बाद मैं वो हीप पर पड़े होंगे, तो फिजिकली अगर देखा जाए तो लाजमी नहीं कि वो वहां पर पड़े। ये बात समझ आ गई? लेकिन ऑफ कोर्स उस जो फिजिकल मेमोरी है उसके कनेक्शंस यहां पड़े होंगे और सिर्फ यही पड़े होंगे। दैट्स व्हाट दैट इज व्हाट कॉम्पोजिशन मीन। ओके, काइंडली ये आप ना ये अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा और आपको हर एक इसमें हर लाइन का पता होना चाहिए। अगर कोई चीज नहीं पता तो आप काइंडली ग्रुप पर पोस्ट करें फौरन से पहले। ठीक जी, जोर से बोलो। और फिर उसके साथ कुछ भी वो कर दें, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सही बात है, वो आप किसी और को शेयर हो तो आपने कॉम्पोजिशन को वायलेट कर दिया, ठीक है, ठीक है, और वो रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ऑफ कोर्स डोंट टॉक अबाउट स्पेसिफिक टू C++ में ये चीजें वायलेट हो जाए, ठीक है। हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, ओके जी। अच्छा, अब ये बाकी चीजें जो है ना ये आपको पढ़नी है। लेट मी टॉक अबाउट द सेकंड टाइप, इट्स कॉल्ड एग्रीगेशन। द सेकंड टाइप ऑफ रिलेशनशिप, नहीं, सेकंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन, ठीक है। अच्छा, व्हाट्स द डिफरेंस? So we will take a look at the other subtype of object composition. It's called aggregation.
ओके और एग्रीगेशन में और कॉम्पोजिशन में क्या फर्क होता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। पहली बात, द पार्ट इज, बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक लगती है कि जो पार्ट होगा वो उस कंटेनर क्लास होल का हिस्सा होगा जिससे वो चीजें बन रही हैं। फिर सेकंड बात ये लिखिए, द पार्ट कैन बिलोंग टू मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, दैट्स द सेकंड। पहली बात लो, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। जो पार्ट है वो मल्टीपल जो कंटेनर्स हैं उनके साथ बिलोंग कर सकता है, ओके। अच्छा, the part does not have its existence managed by object. Does this make sense? And the reason is this. सबको समझ आई बात? ये बात समझ आई कि एक तो बड़ी जरूरी बात है वो ये कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना वो, अच्छा पहली बात है क्योंकि वो मल्टीपल लोगों में शेयर है, ठीक है ना, मल्टीपल चीजों में, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में वो शेयर है, तो इसकी ये किसी एक को बिलोंग नहीं करती, ये मल्टीपल लोगों को बिलोंग करती है। इसीलिए जो इसकी क्रिएशन है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ओके। एक और बात, द पार्ट डज नॉट नो about the existence of the whole, okay, इसकी एग्जांपल बना लेते हैं। बाय द वे, एग्रीगेशन इज आल्सो यूनिडायरेक्शनल। क्यों बोला? क्योंकि इसको होल का नहीं पता। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ऑल राइट। और इसकी एग्जांपल देता है ये, अच्छा यहां पे भी इसने एक बात लिखी है कि कैन बिलोंग टू, ओके, है ना, कैन बिलोंग टू मल्टीपल कंटेनर्स, ओके, और इसकी एग्जांपल देता है। और ये ना बेसिकली अब मैं आपको बताता हूं कि पिछले और जो पिछले कॉम्पोजिशन में और इसमें क्या फर्क है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज के क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि लुक एट दिस, यूनिवर्सिटी और उसके अंदर जो उसके स्टूडेंट्स हैं, ये कॉम्पोजिशन रिलेशनशिप, ओके। क्यों? क्योंकि अगर मैं यूनिवर्सिटी को खत्म कर दूं, यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन खत्म कर दूं, तो वो स्टूडेंट नहीं रहेंगे, ओके। या मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि इस यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग, ओके, या कोई भी एक बिल्डिंग है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस, कोई भी एक बिल्डिंग है और मैं वो बिल्डिंग खत्म कर देता हूं, ठीक है, वो कोई भी एक्सीडेंट बता है कि बेसिकली वो बिल्डिंग या उसकी डेट एक्सपायर हो गई है और वो हम उसको डिस्ट्रॉय, अगर हम उस पूरी बिल्डिंग को तबाह कर देंगे तो जो उसके रूम्स हैं वो नहीं रहेंगे। डज इट मेक सेंस? तो जो रूम्स हैं उस बिल्डिंग के वो कंपोज हुए हैं। ये सब कुछ समझ में आ रही बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? लेकिन मैं एक और बात बताता हूं, व्हाट इज एग्रीगेशन? एग्रीगेशन इज के इट्स ए वीकर रिलेशनशिप। वीकर रिलेशनशिप में जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि एक चीज है जो कि इधर भी बिलोंग कर सकती है कहीं और भी बिलोंग कर सकती है। पार्ट तो है लेकिन वो इधर भी हो सकती है कहीं और भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं कि जो टीचर है, ओके, टीचर कैन बिलोंग टू मल्टीपल यूनिवर्सिटीज। डज इट मेक सेंस और इट डजंट मेक सेंस? क्यों? क्योंकि वो लेक्चर यहां पे डिलीवर कर सकता है, लेक्चर यहां पे डिलीवर कर सकता है, लेक्चर यहां पे डिलीवर कर सकता है। डज इट मेक सेंस? लेकिन जो उसका टीचिंग का जो उसकी एक्रेडिटेशन है वो वैसी की वैसी रहेगी। Does it make sense? अगर वो यूनिवर्सिटी खत्म भी हो जाए टीचर को फर्क नहीं पड़ता, टीचर वो वहां पर जाता है। ये बात सुना है? अगर वो मल्टीपल यूनिवर्सिटी में बिलोंग करता है कि मैं यहाँ पे विजिटिंग, यहाँ पे भी एडजंक्ट फैकल्टी है, यहाँ पे भी एडजंक्ट फैकल्टी है, यहाँ पे एडजंक्ट फैकल्टी है, तो अगर एक यूनिवर्सिटी खत्म भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो अभी भी टीचर रहेगा।
Does it make sense? Does it make sense? बात वाले कि there is a can है, can का मतलब there is a weak relationship, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि उसने एक ही यूनिवर्सिटी को बिलोंग कर, जैसे वो एग्जांपल देता है कि कार में और जो इंजन है, तो अगर मैं कार को डिस्ट्रॉय भी कर दूं, यानी कार को डिस्ट्रॉय करने का मतलब क्या है कि मैंने उसकी पूरी जो उसकी आउटर लेयर है उड़ा दी, अब जो इसके अंदर पार्ट्स पड़े हुए हैं क्या वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे? वो नहीं डिस्ट्रॉय, चेयर अभी भी चेयर रहेगी, इंजन अभी भी इंजन रहेगा। डज इट मेक सेंस? तो इन दैट सेंस अगर और वो मैं कहीं और यूज कर सकता हूं, ये बात समझ आ गई? क्योंकि इंजन यूजुअली होता है कि जब हम कार क्रिएट करते हैं तो इंजन आके उसमें फिक्स होता है, इंजन कहीं और बन के आया होता है। ये सबको समझ आ रही बात? सो इन ए वे उसकी क्रिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कार की नहीं होती। डज इट मेक सेंस? सो इन ए वे इट इज डिफरेंट। लेकिन ह्यूमन क्रिएशन की अगर हम बात करें तो जो ह्यूमन क्रिएशन है उसमें के सारे पार्ट्स के अंदर बनते हैं। डज इट मेक सेंस? सो इन दैट सेंस यू से कि ह्यूमन की जो बॉडी है वो कंपोज हुई है, ठीक है? ये सब समझ आया मैंने क्या बात की, ठीक है? लेकिन कार के केस में हम ऐसा नहीं कह सकते, कार एज ए होल नहीं बनती, उसके पहले पार्ट अलग अलग बनते हैं। सो और वो कार खुद नहीं क्रिएट करती, वही अलग सेपरेट। जी बेटा, आपका सवाल है? मस्ट नहीं है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो कार का इंजन है, ठीक है, वो अब एक को बिलोंग कर रहा है। हाँ, एक ही को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो फिर ये पूरी चीज मिलाकर डिफाइन होती है। कैन बात हो गई, फिर उसके बाद एग्जिस्टेंस उससे मैनेज नहीं हुआ, यानी उसकी क्रिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये है कि डज नॉट हैव एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी। सॉरी, वो किसी की भी है, मुझे नहीं पता, हम आई डोंट केयर, ठीक है? हो सकता है जिसने किसी और ने क्रिएट करके इसको फिक्स किया हो, ठीक है जी। अगर हम एक कोर्स नहीं लेते हैं, एक कोर्स के फिर हम नहीं जाते किसी कोर्स में, तो उससे हमारे कोर्स को लेट्स डू सम एग्जांपल्स, और फिर से हम यानी फिजिकल जिसने दी हुई है उससे बात चलते हैं, ठीक है? और उसके बाद थोड़ा सा क्विज होगा, उसमें आई थिंक बहुत क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं, ठीक है? अभी एक मिनट रुक जाओ, ठीक है? अभी सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट जी, लेट्स डू सम एग्जांपल। अच्छा, काइंडली आई वुड रिकमेंड कि ये जितनी भी कंफ्यूजन है ना, ये आपकी दूर हो जाएगी व्हेन यू रीड द टेक्स्ट, ओके? एंड आई बिलीव कि जो हम एग्जांपल अभी डिस्कस करने जा रहे हैं उसका भी डिस्कशन होगा। लेट्स लुक एट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीगेशन, ओके? एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे हर चीज वेरीफाई होती है जो ऊपर मैंने पॉइंट लिखे, एंड लुक एट द इंप्लीमेंटेशन डिफरेंस। ऑलराइट, लुक एट दिस। सो हियर इज द एग्जांपल, टीचर, ठीक है? अब टीचर जो है, और इसने देखो एग्जांपल कैसे दिए, टीचर है, उसके अंदर उसका नाम है, ठीक है? और ये कंस्ट्रक्टर है, और ये कंस्ट्रक्टर उसको साइन होता है, उसके अंदर गेटर बना हुआ है, ठीक है? गेटर उसका नाम रिटर्न कर देता है एम्परसेंटली, लेकिन साथ कॉन्स्ट लगा देता है, ठीक है? ऑलराइट, डिपार्टमेंट के अंदर। सो व्हाट इज अ डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट हैज ए टीचर, ठीक है? अभी तक हमने सिंपल सा डिपार्टमेंट बनाया जिसके अंदर एक टीचर का रेफरेंस होता है, ठीक है? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। अभी तक जो हमने डिपार्टमेंट बनाया उस डिपार्टमेंट में बेचारा एक ही टीचर, ठीक है? ऑलराइट, और आता है जैसे ही बाहर से जो भी रेफरेंस आता है वो ही रेफरेंस इसको असाइन होता है। ये बात सुनाई? तो ये देखें, जैसे ही मैंने एम टीचर बनाया, साथ ही इसको ये जो ऊपर से पास हुआ जो रेफरेंस है वो असाइन कर दिया। ये सब समझ आ रहा है, ठीक है? और अब हम मेन पे आते हैं। सो मेन में क्या किया, देखें गौर से देखें ये, और बाय द वे उसके अंदर उसका डिस्ट्रक्टर भी है, अच्छा यहाँ पे डिस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं कि टीचर हैज बीन डिस्ट्रॉयड समथिंग, ठीक है? अब एक बात सुने गौर से। So look at this. मैंने ये मेन बनाया और टीचर बनाया, टीचर मैंने मेन में बाहर बनाया, ओके? और यहाँ पे मैंने यहाँ ब्लॉक किया, और उस ब्लॉक में एक डिपार्टमेंट नाम का डिपार्टमेंट बनाया, और उसके अंदर ये बॉब पास कर दिया। ये बात सुना? और ये जो बॉब है इसका रेफरेंस वहां जाके सेट भी हो गया, ठीक है? इसका रेफरेंस जाके यहाँ पे सेट भी हो गया। सो एम अंडरस्कोर टीचर जो है
वो भी सेम इसी बॉब का ही एक और नाम। डज इट मेक सेंस? अब एक बात है, जब ये बॉब खत्म होगा तो क्या होगा? ये डिपार्टमेंट खत्म हो जाएगा, है ना? लेकिन जब ये डिपार्टमेंट खत्म होगा तो मुझे बताएं, क्या वो रेफरेंस खत्म होगा? ऑफ कोर्स वो रेफरेंस खत्म होगा, लेकिन वो जिस चीज का रेफरेंस है वो डिस्ट्रॉय होगा नहीं, क्योंकि वो इसके स्कोप में तो डिफाइन नहीं है। तो बेसिकली इस स्कोप के खत्म होने से, स्कोप के खत्म होने से डिपार्टमेंट तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन टीचर अभी तक रहेगा। ओके? और आगे भी जाके आपने जब बॉब डॉट गेट नेम किया तो स्टिल एग्जिस्ट जो एक्चुअली उसकी रिकरेंट इसकी आउटपुट ये होगी। सो आई डोंट नो इसमें यहाँ पे आउटपुट नहीं लिखी हुई, तो यहाँ पे आउटपुट देनी चाहिए, ठीक है? बट आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, ठीक है? सो क्रिएशन की रिस्पांसिबिलिटी डिपार्टमेंट की नहीं थी, ये बात समझ आ गई, ठीक है? ऑलराइट, इसने एक छोटी सी एग्जांपल थी जिसे निकाल दी। सो लेट मी, अच्छा ये इसने बड़ा मजेदार काम किया उसने ना, आप देखें यहाँ पे क्या किया। आई होप एवरीवन रिमेंबर व्हाट वाज वेक्टर। वेक्टर क्या था बेटा? हाँ, वेक्टर वाज ए डायनामिक ग्रोएबल अरे, ऐसी था ना, ठीक है? तो ये देखें यहाँ पे क्या कर रहा है वो कह रहा है कि मैंने एक वेक्टर बनाया जिसमें रेफरेंसेस पड़े हुए, ठीक है? एंड आई होप यू ऑल रिमेंबर कि वेक्टर क्या करता है। वेक्टर के अंदर एक बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन होता है, क्या होता है? एक पुश बैक का फंक्शन होता है जिसमें हम पुश करवा सकते हैं, ठीक है? सो व्हाट वी कैन डू इज, आई होप इसमें एग्जांपल दी, यस आपको दी। सो लुक एट दिस। सो यहाँ पर इसने वेक्टर को एग्जांपल करके दिखाया कि यहाँ पे इसने दो स्ट्रिंग्स बनाई हैं, इसमें टॉम रखा है और बर्टा रखा है, और यहाँ पे इसने एक वेक्टर बनाया जो कि स्ट्रिंग्स का है और उसके अंदर इसने दो पास कर दिए, ठीक है? ये क्या है? ये इसकी मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट है। तो मेंबर इनिशियलाइजेशन में कितने नाम पास हो रहे हैं? ये नाम और ये नाम पास हो रहे हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली ये दोनों के दोनों इसके अंदर पुश हो जाए। तो कैन यू टेल मी कि मेरे पास जो नेम्स है वो कितने साइज का एलोकेट हो चुका है? 2 साइज का एलोकेट हो चुका है, ठीक है? अच्छा, अब अगर मैं ये जिम बनाता हूँ और मैं इसके अंदर ये पुश करवाता हूँ, बाय द वे इसने बनाया ना, इसका नाम रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब बैकएंड पे जो रखे हुए हैं वो रेफरेंस, ठीक है? तो अब अगर हम डॉट पुश बैक करते हैं जिम, तो ये हो गया, और यहाँ पे हर एक के साथ जाके प्लस बीम कर देता है। तो अब अगर मैं जिम डिस्प्ले करूंगा तो वो क्या आउटपुट करेगा? वो जिम स्पेस बीम आउटपुट करेगा, ठीक है? ऑलराइट, क्विज टाइम। और फिर ये क्विज है जो कि हम बाद में ऐड करते हैं, ठीक है? द पीस ऑफ पेपर आप सबके पास है, यू हैव 1 मिनट टू राइट द फॉलोइंग। Silence, please. Silence, please. So the quiz is कि ये जो 5 एग्जांपल्स आपके सामने दी हुई हैं, ये कॉम्पोजिशन है या एग्रीगेशन? ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, यू हैव एग्जैक्टली 1 मिनट। ओके जी। So a ball with that has a color, composition. अच्छा जी, an employer that is employing multiple people. हाँ जी, an employer that is employing multiple people. जी, क्या होना चाहिए? Aggregation. Okay, aggregation होना चाहिए, composition होना चाहिए? Okay, the departments in a university. Composition, your age. Composition, a bag of marbles. Aggregation. Okay, so composition, employer that is employing multiple people. अच्छा, ये क्यों एग्रीगेशन है? बिकॉज अगर वो एम्प्लॉयर ना भी हो तो वो एग्जिस्ट तो करेगा ना। ये बात समझ आई? उसकी एग्जिस्टेंस तो वहां पर रहेगी ना। ये सबको समझ आएगा मैंने क्या बात की है? ठीक है, तो एज ए ह्यूमन तो रहेगा ना, पीपल की बात होगी। अच्छा,
कॉम्पोजिशन, अच्छा जो डिपार्टमेंट और उसकी यूनिटी ऑफ कंपोजिशन होगा, ये भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। और एग्री ये बैग अगर डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो मार्बल की भी रहती है, ठीक है। अच्छा ये एक बड़ी मजेदार एग्जांपल है, उसमें वो कहता है कि आप ऐसा करेंगे, हमने जो टीचर स्टूडेंट की एग्जांपल की थी, और ये भी आपका क्विज 2 है जो कि आपने आज रात को जमा करवाना, ठीक है, जिसमें उसने कहा कि आप थोड़ा सा इसको क्या करें कि इस अपनी जो पुरानी क्लास आपने बनाई है ना, एक्सटेंड करें। एक्सटेंड कैसे करनी है कि अब मैं ये करना चाहता हूं। ये करने का मतलब क्या है जी, इसमें टीचर टाइप के मैंने 3 टीचर बनाए, एक बॉब है, फ्रैंक है और बेथ है, ठीक है। आप डिपार्टमेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, और बैकएंड पे क्या होना चाहिए जी, और हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट और उसके अंदर आई डोंट नो पीछे बैकएंड पे क्या होना चाहिए, लेकिन अगर हम कहें डिपार्टमेंट डॉट एड T1 डॉट एड T2 डॉट एड T3 और मैं सी आउट डिपार्टमेंट करूं, तो उसको आउटपुट देनी चाहिए कि इस डिपार्टमेंट में 3 फैकल्टी मेंबर्स हैं, बॉब, फ्रैंक और बेथ। ये सबको समझ आ गई बात? कहां पर आउटपुट होना चाहिए? यहां पर आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। और जब ये ब्लॉक खत्म हो तो आए कि डिपार्टमेंट तो डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन अब भी अगर मैं T1 डॉट गेट नेम करूं, T2 डॉट गेट नेम करूं, T3 डॉट गेट नेम करूं, तो उसको आउटपुट करनी चाहिए। ये सबको समझ आ गई बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। सो पहली बात तो ये है कि आपने बेसिकली बैकएंड पे क्या करना है, बैकएंड पे आपने इस जो ऐड फंक्शन है वो क्या रिसीव करेगा, टीचर का रेफरेंस रिसीव करेगा। ये बात समझ आ गई? अच्छा अब मैं ना आपको एक इसकी एक जो इसने इंप्लीमेंटेशन की है थोड़ी सी डिफरेंट दिखा, ठीक है। इसने जो बैकएंड पे यूज किया ना, वो यूज किया, इसे कहते हैं जिसने इस एग्जांपल में भी यूज किया, उसे कहते हैं रेफरेंस रैपर, ठीक है। रेफरेंस रैपर क्या करता है, इसको अगर आप कोई भी आप समझ लें कि आप आपको जो ओरिजिनल चीज होती है ना उसका वो रेफरेंस बनाता है। रेफरेंस का मतलब क्या है कि उसकी कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं होगी, यानी अगर मैं उसके अंदर चेंज करूंगा तो मुझे ओरिजिनल में भी नजर आएगा। ये सब कुछ समझ आएगा? दैट्स व्हाई इस एग्जांपल में हमें यहाँ पे जिम स्पेस बीम नजर आया, ठीक है। अच्छा इसी को करने का एक और तरीका भी होता है, एंड लेट मी ट्राई टू डू दैट इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। और वो ये है, लुक एट दिस, और ये आपका क्विज का पार्ट है, काइंडली आपने आज जमा करवाना है। ये मैं आपके सामने एक व्यू स्टूडियो, यार ये इसका फॉन्ट बड़ा कर दिया प्लीज, लुक एट दिस, और एंड लेट मी टेल यू ए डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन जो उसने किया उससे थोड़ी सी डिफरेंट। ये क्या मजाक है, कॉपी, ये पेस्ट क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा अब हम एक काम करते हैं, अच्छा मैं अब इसको चलाऊंगा नहीं, आप खुद ही देखिएगा। अच्छा मैं ना एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इस तरह भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अभी नहीं सवाल। सो मैं करता हूँ, मैं एक डिपार्टमेंट की क्लास बनाता हूँ। सो टीचर की क्लास बनी पड़ी, आई डोंट वांट रीराइट दैट, लेट मी मेक द डिपार्टमेंट क्लास, ठीक है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द आइडिया। मैं यहां बनाता हूं क्लास, इसका नाम है डिपार्टमेंट, ठीक है। और बैक एंड पे मैं क्या करता हूं, वेक्टर रखता हूं, ठीक है। एंड आई होप ऑल ऑफ यू नो हाउ टू यूज वेक्टर। क्या है कंट्रोल एक्स, यार ये क्यों नहीं चल रहा, अच्छा ये है कंट्रोल, स्टूपिड। अच्छा जी ये देखें, मैं यहाँ पे वेक्टर बना रहा हूँ, प्लीज इग्नोर ये जो अंडरलाइन आ रहा है इसको इग्नोर कर दें। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिपार्टमेंट बनाता हूँ, सॉरी डिपार्टमेंट बना रहा हूँ और बना रहा हूँ टीचर के पॉइंटर्स का, इसका मैं नाम रखता हूँ टीज, ठीक है। यानी मैंने एक वेक्टर बनाया है, यानी ग्रोएबल अरे बनाई है, और उस ग्रोएबल अरे में पॉइंटर्स बनाए, ठीक है। एंड व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, मैं यहाँ पे पब्लिक में जो इसका फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, वो क्या करता हूँ, इसे मैंने ऐड फंक्शन लिखना है, ऐड फंक्शन, ठीक है। ऐड फंक्शन में हम क्या करते हैं, लुक एट दिस, मैं यहाँ पे रिसीविंग एंड पे लिखता हूँ टीचर m%t, ठीक है।
ये मैंने रिसीव किया, ये टीचर मैंने रिसीव किया, और मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां लिखता हूं टीज डॉट पुशबैक, और यहां लिखता हूं M%। ये क्या पुश करेगा, ये क्या पुश करेगा बेटा, क्या पुश करेगा, आज बोलो, ये क्या पुश करेगा, ये लाइन बेटा क्या पुश करेगी, ये लाइन बेटा क्या पुश करेगी, समझ में नहीं आया, क्या समझ नहीं आया। मैंने एक वेक्टर बनाया, वेक्टर एक ग्रोएबल अरे है, किस टाइप की ग्रोएबल अरे है, टीचर के पॉइंटर्स की है, ठीक है। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट के साथ एम्परसेंड लगाते हैं तो वो क्या आउटपुट करता है, बाय रेफरेंस। वो तो होता है जब आप एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन एम्परसेंड लगाते हैं, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट के साथ अगर एम्परसेंड लगाएं तो क्या आउटपुट होती है, एड्रेस आउटपुट होता है। तो ये बेसिकली इस पुश बैक में क्या पास हो रहा है, एक एड्रेस पास हो रहा है। तो जो टीचर ऐड होने के लिए आया था, मैंने उसका एड्रेस इस वेक्टर में पुश करवा दिया। ये सबको समझ आ गई बात, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। तो कैन यू टेल मी कि किसी भी मूवमेंट पे टीज डॉट साइज किसके बराबर होगा, जितने इस डिपार्टमेंट में टीचर, ये बात सुना। सो अब अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये वो जो ऑपरेटर है ना, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, अब मैंने इसका आउटपुट करना हो, आई डोंट केयर वो क्या हो, अगर मैंने इस डिपार्टमेंट को आउटपुट करना है और ये फ्रेंड फंक्शन है, तो ऑल आई हैव टू डू इज फॉर लूप लगाएं, i इज इक्वल टू 0, यू भी कर सकते हैं i इज लेस देन टीज डॉट साइज, ठीक है, i प्लस प्लस, ठीक है। और यहां क्या करेंगे बेटा, यहां आप लिखेंगे कि टीज की ith एंट्री, अब क्योंकि वहां पॉइंटर पड़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे जाके सी आउट, और यहां पे डी रेफरेंस कर, ठीक है, यहां पर डी रेफरेंस कर। जी कैन यू टेल मी इसका मतलब क्या है, ये क्या करेगा, ये उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस उठाएगा, और ये स्टार जो है वो उसको डी रेफरेंस करेगा, उसकी जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम आउटपुट करेंगे डिस्प्ले का, ठीक है। सो एट वन टाइम आप क्या हो जाएंगे, जितने भी टीचर्स हैं वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे, ये बात सुना, ठीक है। और अगर आप किसी टीचर का नाम मेन में जाके चेंज करेंगे तो वो यहाँ पर चेंज रिफ्लेक्ट हो, ये बात सुना। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप जो क्विज बनाए उसमें ये कोड आपने करना है, और आई वुड रिकमेंड कि ये वाला कोड करें, ठीक है, जो उसने कोड दिया है वो ना करें, वो वेक्टर रैपर रैपर रेफरेंस जो है वो यूज करेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, उसने यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ, ये देख रहे हैं ये सॉल्यूशन, उसमें अगर आप देखें तो ये वो वेक्टर का ना की ना यहाँ पर ना वो वही रेफरेंस रैपर यूज करता है। रेफरेंस रैपर भी बेसिकली बैक एंड पे उसने पॉइंटर्स ही रखे होते हैं, लेता वो ऑब्जेक्ट बाय रेफरेंस है, लेकिन सेव बैक एंड पे वो क्या करता है, पॉइंटर्स रखता है, ठीक है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली करता है, ठीक है। तो और हमने वो सब खुद इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है जी सर। सॉरी, नहीं वो नहीं कर सकते, ठीक है, ऑलराइट। यानी आप कह रहे हैं यहाँ पे मैं टीचर एम्परसेंड लिख दूं, है ना, ये अलाउ नहीं है, ठीक है। आप रेफरेंसेस की अरे बनाने की कोशिश करें, आपको नहीं बना देगा, वजह बता सकते कोई, क्योंकि रेफरेंस बनते के साथ ही इनिशियलाइज हो, तो ये कैसे करेगा, नहीं नहीं वो नहीं हो सकता, इम्प्लेस भी उसको वो ग्रो करेगा ना दोबारा से, वो भी क्रिएट कैसे करेगा, तो वो दोबारा से रीग्रो करने के लिए दोबारा वही चीज करनी पड़ेगी, तो वो क्योंकि वो एट अ टाइम ऑफ काइंड ऑफ कंपाइलेशन हो रहा होता है, तो वो फिर बना नहीं सकता, ठीक है। तो दिस इज द वे टू डू इट, ठीक है। और ये जो उसने बैकएंड पे यूज की वो यही चीज यूज की, ठीक है। थर्ड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इज कॉल्ड एसोसिएशन, ओके। So what is association? Association is perhaps the weakest relationship, okay? और weakest क्यों कहते हैं इसको, कि बेसिकली इट इज, पहली बात तो ये कि इट मे बी बाय डायरेक्शन, और दूसरी बात किसी की एग्जिस्टेंस किसी पर डिपेंडेंट नहीं, ओके। और तो ये देखें पढ़ेंगे एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट क्या होता है। एसोसिएटेड का मतलब है कि ये हो सकता है अनरिलेटेड हो, अनरिलेटेड का मतलब क्या, पार्ट होल्ड रिलेशनशिप कोई नहीं है, ये समझ में सबकी बात क्या हुई,
कि पार्ट होल रिलेशनशिप का तो ताल्लुक ही नहीं है। एग्जाम्पल दे सकता हूं, स्टूडेंट टीचर है ना, स्टूडेंट्स और टीचर इनका आपस में रिलेशनशिप, स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, टीचर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है ना, इनके आपस में रिलेशनशिप क्या होंगे, ठीक है, वो दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं क्लास में। ये बात समझ, पेशेंट और डॉक्टर है ना, पेशेंट अलग चीज है, और हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि एक पेशेंट मल्टीपल डॉक्टर्स को देखता हूं, मैंने अपने दांतों का डॉक्टर मेरा और है, मेरा आंखों का डॉक्टर मेरा और, दिमाग का डॉक्टर कोई और है, और ठीक है, किसी को साइकोलॉजिकल इश्यू हो सकते हैं, ठीक है, ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो और इसी तरह डॉक्टर के पेशेंट्स बहुत बहुत सारे हो सकते हैं, कि एक डॉक्टर है उसके ये भी पेशेंट है, ये भी पेशेंट है, ये भी पेशेंट है, ये बात सुना। So there could be multiple, I mean unidirectional लाजमी नहीं है, ये बात है, और एक पार्ट को उसके होल का और होल को I mean वाली बात भी नहीं है, यानी इसको उसका पता हो सकता है, इसको उसका पता हो सकता है, it could be bidirectional। So look at this example पढ़ लेते हैं। So association में क्या होता है, is otherwise unrelated objects, they are associated but otherwise they are unrelated, okay। An association can belong to more than one object, okay। An association object does not have its existence managed by the other object। ये बस ना, स्टूडेंट कभी टीचर को बनाता नहीं है ना, टीचर्स बस ना, ठीक है, they have a relationship, association, they are associated with each other। Associated object may or may not know about the existence of the object। ये बस में, आप मुझे एग्जांपल बताएं, स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी का क्या रिलेशनशिप है, आप बताएं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट दोनों के इंडिपेंडेंट है, बताएं कैसे। यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट का रिलेशनशिप क्या है, कॉम्पोजिशन। व्हाई कॉम्पोजिशन, क्योंकि उन स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट की क्रिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट की है, बट हर स्टूडेंट को उस अपनी यूनिवर्सिटी का पता होता है। शेयर स्क्रीन, स्क्रीन इसको बंद करो यार, ये पता नहीं कहां से आ गया उठ के। चलेंगे शुरू करते हैं। सो लुक एट दिस जी। सो आई होप एवरी वन ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। और आपको ना मैं एक बात बता दूं आपके, अच्छा एक छोटी सी और बात, वो ये कि सॉरी, जब मुझे ना हमेशा एक चीज भूल जाती है और आपका काम है या आप खुद ही देखें कि ये एक क्लास है और ये एक और क्लास है। दिस इज द पार्ट क्लास एंड दिस इज द होल क्लास, ठीक है, या इसको कंटेनर क्लास भी कहते हैं समटाइम्स, ठीक है। अच्छा, हम कहते हैं कि ये जो पार्ट है ये इधर कंटेन है, ठीक है। कंटेन का मतलब होता है, इसको ना यहाँ पे कैसे दिखाते हैं, इसको डायमंड लिखते हैं, ठीक है, और ये इधर आता है, ठीक है, यानी ये जो पार्ट ये इधर कंटेन है, ये बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा अब एक और बात, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट किसका किस में होगा, बता दे मुझे, इसका ऑब्जेक्ट इसमें होगा, डज इट मेक सेंस, ठीक है। इसी तरह मुझे बताएं, अच्छा आई थिंक ये जो एम्प्टी होता है ना डायमंड, ये जो एम्प्टी डायमंड होता है इससे कहते हैं एग्रीगेशन, मेरा ख्याल है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। और इसी तरह इसका इससे रिलेशनशिप अगर फिल्ड डायमंड हो, ठीक है, वही पार्ट यही है और ये होल या कंटेनर है, ठीक है। अगर फिल्ड होना तो इसे कॉम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। हो सकता है मैं ये जो फिल्ड और नॉन फिल्ड उलट बता रहा हूं, काइंडली आप इसको ना देख लीजिएगा, लेकिन अगर आपको भी एग्जाम में याद ना हो तो आप लिख दें बेशक कि एग्रीगेशन का मेरा मतलब है कि अनफिल्ड और कॉम्पोजिशन का मतलब है कि वो, ठीक है। अच्छा इसमें
जो एग्रीगेशन है उसमें जो क्रिएशन है और डिस्ट्रक्शन है वो कंटेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ओके, जो कॉम्पोजिशन है उसमें जो कंटेनर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पार्ट को डिस्ट्रॉय। ये बात सुना, ठीक है। अच्छा, देन देयर इज अ थर्ड रिलेशनशिप, इसमें ये दो क्लासें हैं। अच्छा, अब अगर ये इससे एसोसिएटेड है, एसोसिएशन है, तो इसका मतलब है इसके पास इसका पॉइंटर है, इसको एरो लिखते हैं, ठीक है। और अगर ये भी इससे एसोसिएटेड है तो इसका क्या हो जाएगा, यहां पर इसका एरो आ जाएगा। ये बात सुना। लेट मी रीड द एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। सो लुक एट दिस। इंप्लीमेंटेशन में क्या होगा, ये पेशेंट है और डॉक्टर है, क्योंकि दोनों की एसोसिएशन करनी है तो ये क्या हो रहा है यहां पे। अब मैंने डॉक्टर की क्लास बनानी है, पेशेंट की क्लास बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, अब दोनों को इकट्ठा तो नहीं, इसमें आई मीन दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड डिक्लेरेशन, ठीक है ना। फॉरवर्ड डिक्लेरेशन क्यों होती है बेटा, क्यों, तो पता लग रहा था कि भाई आ गई है इंप्लीमेंटेशन आ रही है, डोंट वरी अबाउट, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड डिक्लेरेशन उसने कर दिया। यहां इसने डॉक्टर लिखा, इस डॉक्टर का अपना नाम है, और यहां पे इसने रेफरेंस रैपर लिखा, ठीक है। अगर हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो रेफरेंस रैपर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इसको क्या रखेंगे, पेशेंट के क्या रखेंगे, यहाँ पे पॉइंटर्स रखेंगे। तो पेशेंट के पॉइंटर्स का वेक्टर आएगा, वाई वेक्टर, क्योंकि एक डॉक्टर के पास बहुत सारे पेशेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि बिल्कुल इसी तरह का एक वेक्टर जो होगा वो एक पेशेंट के पास भी होगा, जिसमें यहां पर जैसा रेफरेंस रैपर पेशेंट की एम्परसेंड है, वहां पे क्या होगा, वहां पर डॉक्टर्स के पॉइंटर्स पड़े। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो इसमें ऐड पेशेंट है, ऐड पेशेंट को एम्परसेंड वो पास होता है और वो हमसे पुश करवाता है, ठीक है, ठीक है। ये पेशेंट की क्लास बनाई है, उसमें इसके अंदर ये ऐड होगा और ये ऐड करता है, ये इसके अंदर ये इसको जाके पुश करवा देगा, ठीक है। सो पेशेंट में भी इसने ये रैपर लिखा है और यहाँ पे इसने पुश करवा दिया, इधर भी इसने ये पुश करवा दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें ना इसने ऐड फंक्शन नहीं लिखा, कैन यू टेल मी व्हाई। डॉक्टर के अंदर इसने जो ऐड फंक्शन है वो विल इंप्लीमेंट दिस फंक्शन बिलो पेशेंट। अच्छा, ये यहाँ नीचे लिखा है, ठीक है। इसने ऐड फंक्शन लिखा, ये सिस्टम बनाया, एंड आई होप यू गो थ्रू इट, ठीक है। ये इसने फ्रेंड फंक्शन बना दिया ऐड पेशेंट। इसको इसने फ्रेंड फंक्शन क्यों बनाया, डॉक्टर, तो देखिए गौर से मेरी बात सुनो, यहां इसने कहा कि पेशेंट की क्लास है, उसको वो कह रहा है कि तुम जो डॉक्टर की क्लास का ऐड पेशेंट फंक्शन है वो इसका क्या है, फ्रेंड है। इसका मतलब है कि क्या वो कर सकता है, वो उसके प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। एंड नाउ लुक एट दिस, कि हम क्या करते हैं, ये देखिए जी, जो पेशेंट के अंदर ऐड डॉक्टर है वो बड़ा सिंपल सा लिखा है, ठीक है। लेकिन जो डॉक्टर के अंदर ऐड पेशेंट है वो क्या करता है, गौर से देखिए, एक तो जो उसको पेशेंट पास हुआ है उसका डॉट, एक तो अपना डॉट पुश बैक करता है, उसके अंदर इस पेशेंट का रेफरेंस पास करता है। हम यहां पर ये नहीं करेंगे, हम यहां क्या करेंगे, हम यहां पर एम% पेशेंट लिखेंगे। वाई एम% पेशेंट, क्योंकि हमने वेक्टर बनाया हुआ है पेशेंट के पॉइंटर्स का, ओके। और यहां पर हम क्या करेंगे बेटा बताएं, यहां इसने क्या किया, इसने कहा पेशेंट डॉट ऐड डॉक्टर कॉल करो और उसके अंदर क्या कर दो, स्टैटिक डिस्प्ले, यानी कि क्या करो, पेशेंट का जो के अंदर ऐड डॉक्टर का फंक्शन है उसके अंदर, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं तो मैं अपना जो अपना ऑब्जेक्ट है वो बाय रेफरेंस में लूंगा। हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे खाली दिस पास करेंगे, ओके, ठीक है। सो दैट्स इट, ओके, यू कैन गुड लुक एट दिस एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात बतानी थी, वो ये कि देयर आर अदर रिलेशनशिप्स एज वेल, वी विल गोइंग टू सी इफ यू हैव टाइम, बट दिस चैप्टर यू शुड रीड बाय योर ओन, ठीक है। इसमें एक चीज ये है कि रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि एक कोर्स किसी और, लेट्स से, एक बैठेगा प्लीज, एक मिनट बैठेगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप क्या हो सकता है कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट है वो अपने आप से भी रिलेटेड हो सकता है। कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे, नहीं सिग्नेचर नहीं वो वाला एग्जांपल नहीं, मैं एक और एग्जांपल, अगर आप देखें कोर्स जो है, कोर्स का कोई प्री रेक्विजिट हो सकता है, वो क्या होगा, वो भी कोर्स ही होगा। एंड इट कुड बी पॉसिबल कि एक कोर्स के मल्टीपल
कोर्सेज प्रीरेक्विजिट हो, तो एक्चुअली उसके अंदर एक वेक्टर होना चाहिए कोर्सेज के पॉइंटर्स का। ये बात सुने, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो यहां पर से एक प्रीरेक्विजिट अज्यूम किया एज ए पॉइंटर रख के, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि उसने मल्टीपल रखे, ठीक है। तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव एसोसिएटिविटी भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, एक और रिलेशनशिप होता है जिसे कहते हैं डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, ये जो अगला वाला है वो आप खुद पढ़िएगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। और आई वुड रिकमेंड कि ये चार्ट पढ़ लें, क्योंकि अगली क्लास में आते के साथ ही आपको जो क्विज होगा ना, वो ये चार्ट लिखना होगा आपको, ओके। और जो डिपेंडेंसी है ना, वही होती है, फॉर एग्जांपल आप अगर आप देखें कि आपने जितनी भी क्लासेस लिखी हैं वो सी आउट पर डिपेंडेंट है ना। आप अपनी क्लास को की प्रिंटिंग का काम विदाउट सी आउट कर सकते हैं, तो वो डिपेंडेंसी है इसके ऊपर। तो एक एक्चुअली डिपेंडेंसी रिलेशनशिप है, उसमें उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, यानी कोई पॉइंटर नहीं होता, लेकिन वो उस पर डिपेंडेंट है। ये बात सुने। सो इन सम अदर वे वी यूज इट इन अवर क्लास, दैट्स कॉल्ड डिपेंडेंसी, ठीक है। सो अगला वाला जो सेक्शन है वो भी आप पढ़ लीजिएगा, एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।